नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ जीते जी दादी को खाना नहीं देती थी, भूखों मारती थी और मरने पर श्राद्ध कर रही हो। रितु के घर आज भोर से ही चहल पहल थी। घर में एक तरफ साफ सफाई का काम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ व्यंजन व्यसन बन रहे थे। खाने की खुशबू से आस पड़ोस का वातावरण महक उठा था। आधे से ज़्यादा पड़ोसियों की नींद तो पक रहे लजीज व्यंजनों की खुशबू सूंघकर ही खुल गई होगी। लोग बातें कर रहे थे। आज रवि की माताजी का श्राद्ध है। रवि हर साल पितृपक्ष में माँ के श्राद्ध का कार्यक्रम धूमधाम से करता है। ऐसा बेटा तो नसीब वालों को ही मिलता है। जहाँ कुछ लोग रवि की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो वहीं कुछ तभी जुबान में रितु और रवि को लेकर खुसुर खुसुर करने में जुट गए। सुबह के 11 बज चुके थे। रवि के घर के बाहर कनात लगने लगा। पहले ब्राह्मणों को खाने की व्यवस्था जोरों पर होने लगी। ब्राह्मणों को दान देने के लिए रवि ने कपड़े और फल खरीद के रख दिए। वो कहा जाता है ना, पितृपक्ष में जो कुछ ब्राह्मणों को दान दिया जाता है उसका फल मृत आत्माओं को मिलता है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं। सुबह से शुरू हुए हलचल के बाद ब्राह्मणों के खाने का समय आ गया। सभी को आदरपूर्वक बैठाया गया और उन्हें भोजन करवाया गया। ब्राह्मणों ने जी भर कर खाया और जाते समय उपहार और दक्षिणा पाकर बेहद खुश हुए। सभी ने रवि और रितु को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। सुबह से घर में चल रहे इस हलचल को रवि का 8 साल का बेटा रोहन देख रहा था। उसने अपनी माँ रितु से जिज्ञासावश पूछ लिया, माँ ये सब क्या हो रहा है? आज किसका जन्मदिन है? माँ ने उत्तर दिया, आज तेरी दादी जी और दादाजी को खाना खिलाया जा रहा है। रोहन यह सुनकर चौंक जाता है। वो बोल पड़ता है, दादा और दादी तो मर गए, अब उनको कैसे खाना खिला रही हैं आप? ये सुन वो रोहन को चुप कराने की कोशिश करती हैं। तभी रोहन बोल पड़ता है, माँ आप तो दादी को खाना नहीं देती थी, वो तो कई बार भूखी सो जाती थी। अक्सर तो वो खुद ही बना कर खाती थी, तो आप उनसे झगड़ती थी। रितु यह सब सुन गुस्से में आग बबूला हो जाती है और उसको घर के अंदर जाने को बोलती है। रितु अपने अगल बगल देखने लगती है कि कहीं किसी ने रोहन की बात तो नहीं सुनी। ब्राह्मणों के बाद मोहल्ले के लोगों का आना शुरू हो गया। सभी ने भोजन कर रवि को इस पूरे काम के लिए सराहा। इस मौके पर आई कुछ महिलाएं आपस में कानाफूसी करती दिखी। रवि के घर के बिल्कुल बगल में रहने वाली सपना दीदी कुछ औरतों से बोल रही थी, काश रवि ने माँ के जीवित रहते उनको 2 जौन की रोटी सुकून से दी होती, तो आज उनका आशीर्वाद जरूर मिलता। बेचारी बुढ़िया तो खाने के लिए तड़प तड़प कर परलोक सिधार गई। उनकी ये सब बातें रवि और रितु ने चुपके से सुन ली और शर्म से उनकी नजरें झुक गई। मेहमानों के जाने के बाद रवि 2 साल पहले जब माँ जीवित थी उनके साथ कैसा बर्ताव करता था सोचने लगा। आज उसको अपने किए पर पछतावा था, मगर माँ अब नहीं थी। 2 साल पहले की ही तो बात है। रवि अपनी माँ को शहर लेकर आया था। गांव का पुश्तैनी मकान और ज़मीन बेचकर शहर में बड़ा घर बनवा लिया था। रवि शांति देवी का इकलौता पुत्र था। शहर में बैंक की जॉब मिलने के बाद से वो यहीं रहने लगा था। माँ ने बेटे की धूमधाम से शादी करवाई। बहू शादी के तुरंत बाद ही रवि के शहर आ गई। बहू के आने से शांति देवी ने सोचा था अकेलापन दूर होगा, रवि गांव आता जाता रहेगा, मगर वो गलत थी। शांति देवी फिर से खुश थी कि बेटे की शादी हो गई, अच्छी बहू मिल गई। रवि ने कई बार माँ को शहर चलने को कहा, मगर शांति देवी पुरखों का घर छोड़ शहर नहीं जाना चाहती थी। समय बीतता गया। रवि अच्छे पैसे कमाने लगा। गांव जाना उसका धीरे धीरे कम होने लगा। उधर 80 साल की शांति देवी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और तमाम बीमारियों से घिर चुकी थी। रवि और रितु इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने माँ से शहर चलने की जिद की। उनको समझाया कि अब तो उनकी उम्र हो गई है, यहाँ देखभाल के लिए भी कोई नहीं है। शहर चलेंगी तो अच्छे से इलाज भी हो जाएगा और आपकी देखभाल भी। वहाँ आपका पोता रोहन भी है, जिसके साथ आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। शांति देवी बेटे और बहू की बातों में आ जाती हैं। फिर क्या, गांव की ज़मीन और घर बेचकर शहर चली जाती हैं। शुरुआत के कुछ महीनों में बेटे और बहू ने माँ की खूब देखभाल की, मगर धीरे धीरे वो उनकी अनदेखी करने लगे। अक्सर रवि पत्नी और बेटे को बाहर ले जाता और वहीं से खा पी कर लौटता। वहीं घर पर माँ भूखी सबकी राह देखती रहती। कई बार रवि बेटे और पत्नी को लेकर शहर से बाहर चला जाता, वहीं माँ घर पर अकेली पड़ी रहती।
बीमारी की हालत में शांता देवी न तो कुछ बना पाती न खा पाती। यह सब कुछ देखकर पड़ोस में रहने वाली सपना उनसे मिलने पहुंच जाया करती। उनका ऐसा हालत देख वो खुद ही शांति देवी को बनाकर खिला देती थी। रवि और ऋतु के न रहने पर वो उनकी सेवा कर दिया करती थी। यह देख वह अक्सर उनके सामने रोने लगती और अपना दुख बयां कर देती थी। मानो कल की ही तो बात है, हमेशा की तरह रवि परिवार के साथ वीकेंड पर नैनीताल गया था। यहाँ घर पर शांति देवी की तबीयत बिगड़ी और वो परलोक सिधार गईं। अपने अंतिम समय में उनके पास कोई नहीं था। हमेशा की तरह सपना दीदी उनसे मिलने पहुंची तो वो बेसुध अवस्था में बेड पर पड़ी थी। उनको हिलाया डुलाया तो वो कुछ नहीं बोली। सपना दीदी तुरंत दौड़कर अपने पति को बुला लाई। उन्होंने नब्ज टटोल कर देखा तो उनकी सांसें बंद हो चुकी थीं। माताजी के गुजरने की सूचना आनन फानन में रवि को दे गई। रवि के आने के बाद मां का अंतिम संस्कार किया गया। मां के जाने का गम न तो रवि के चेहरे पर दिख रहा था न ही ऋतु के। लोक लाज के कारण उन्होंने जैसे तैसे सारे क्रियाकर्म कर दिए। मां के जाने के बाद रवि सोच रहा था कि अब वो सुकून से रहेगा, मगर ये उसकी गलतफहमी थी। मां मानो घर की लक्ष्मी थी। उनके जाते ही रवि पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। रवि की मां को गुजरे हुए अब 1 साल हो चुके थे। रवि अपने कामकाज में व्यस्त हो गया था। इधर ऋतु दिन पर दिन पैसों को लेकर ज़्यादा लालची होने लगी थी। रवि अब बैंक मैनेजर बन चुका था। अक्सर ऋतु रवि को अपनी पोस्ट का लाभ उठाने को कहती। उसके कहने के अनुसार रवि लोगों से कम काम के बदले ज़्यादा पैसे लेने लगा। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। ऋतु के शौक बढ़ते जा रहे थे। किटी पार्टी, सिनेमा, आउटिंग और लॉन्ग डेस्टिनेशन टूर पर खर्च बढ़ने लगा। मगर किसी ने सही कहा, बुरे काम का नतीजा तो सामने एक न एक दिन ज़रूर आता है। एक दिन रवि की काली करतूतों का भंडाफोड़ होता है। बैंक उस पर पैसों के गबन और घूसखोरी का आरोप लगाते हुए जॉब से सस्पेंड कर देता है। रवि पर मुकदमा चलता है और यहीं से रवि और ऋतु का उल्टा समय शुरू हो जाता है। रवि के बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाता है। रवि पर पुलिस केस चलता है और वकील के खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचते। अब नौबत यह आ गई कि ऋतु को नौकरी करनी पड़ती है। यह एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगती है। हालात बिल्कुल बदल गए थे। एक समय ऋतु किटी पार्टी में अपना शो ऑफ करती थी और दोनों हाथों में पैसे उड़ाती थी। आज वह 1-1 रुपये की कीमत समझ गई। हालात दिन पर दिन बुरे होने लगे। रवि ऋतु को अपने बेटे की फीस भरने के लाले पड़ गए। रवि को मजबूरन बेटे को सरकारी कॉलेज में भेजना पड़ा। जैसे जैसे रवि के दिन गुजर रहे थे उसे अपनी माँ की याद आने लगी। वह सोचने लगा कि माँ के रहते उनका जीवन कितना खुशहाल था, मगर उन लोगों ने कभी इनकी इज्जत नहीं की थी। उनको खाने के लिए तड़पाया। रवि की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह बीमार रहने लगा। अब ऋतु पर घर का बोझ बढ़ता जा रहा था। उधर रवि पर चल रहे केस की अंतिम सुनवाई के समय आ गया। इस केस में उसे दोषी ठहराया गया। रवि को 5 साल की जेल की सज़ा होती है। उधर ऋतु का एक कार एक्सीडेंट में एक पैर कट जाता है। पूरा परिवार बिखर चुका है। अब घर की जिम्मेदारी पढ़ाई कर रहे बेटे पर आ जाती है। बेटे रोहन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वह एक कॉल सेंटर में काम पर लग जाता है। जैसे तैसे वह अपने माँ बाप का ध्यान रखता है। रवि जो जेल में है वह अपनी करतूत की सज़ा भोग रहा है और ऋतु को अपनी करनी का फल मिल गया। मासूम रोहन को दोनों के कर्मों की सज़ा मिल रही है। दोस्तों, माता पिता का आशीर्वाद भगवान की दुआओं से भी ज़्यादा ताकतवर होता है और उनके आंसुओं में कुदरत के कहर से भी ज़्यादा कहर बरपाने की क्षमता होती है, जो इंसान को चैन से जीने नहीं देती है। इसलिए माता पिता के साथ अच्छा कर्म करें और उनकी दुआएं लें। उनकी आंसुओं का कारण कभी नहीं बने। दोस्तों, जिन बच्चों के साथ माता पिता का आशीर्वाद होता है वह हमेशा फलते फूलते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।